फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है प्लांट की। सबसे बड़ी दिक्कत कहे या समस्या कहे, सिचुएशन तो अभी यही है कि बिल्कुल ड्रॉट सिचुएशन है, सूखा पड़ा है, बारिश महीना हो चुका है कि अब तक नहीं पड़ी है। और ऐसी सिचुएशन में, प्रतिकूल स्थिति में किसान भाइयों के लिए हम लोग बेटर सजेशन क्या दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बोला, अपने को नेचुरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के और थोड़ा सा मुड़ना होगा। की सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे, प्रतिकूल वातावरण आहे, पावसाळा पुढे सरकलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सॉइल जी आहे ती ड्राय झालेली आहे. उष्णतेच्या प्रभावामुळे झाडांवरती जो ट्रेस येत आहे, तर त्या ट्रेसमधून झाडं अजूनही बाहेर पडलेली नाही. हळूहळू वातावरणात बदल जो होतोय, गारवा येतोय, मात्र तो पुरेसा नाहीये. काही ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे, काही ठिकाणी पाणी आहे, मात्र झाडं इतकी ट्रेसमध्ये गेलेली आहे की न्यूट्रिशन अन्नद्रव्य देऊन सुद्धा, बरेच अंशी स्प्रे होऊन सुद्धा ती त्या तुलनेनं अजून बाहेर निघालेली नाही. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी नरेश माळवे, श्री ॲग्रो ऑर्गॅनिकच्या या नवीन पॉडकास्टमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आज मी एका वेगळ्या विषयाला हात घालणार आहे. या विषयाच्या संदर्भात संवाद करण्यासाठी माझ्यासोबत आहे ते FI इनोव्हेटिव्ह सोल्युशनचे सन्माननीय भावेनजी गांधी साहेब. मी गांधी साहेबांचा परिचय, अल्पसा परिचय करून देतो. भावेन गांधी साहेब FI इनोव्हेटिव्ह सोल्युशनचे तंत्र संचालक आहेत, डायरेक्टर आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने गेली अनेक वर्ष शेती संदर्भामध्ये शास्त्रोक्त माहिती देत असतात. वेगवेगळ्या विषयावर द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला या पिकावर सातत्याने ते मार्गदर्शन करत असतात. आज ते आपल्याला या ब्रॉडकास्टच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांशी संवाद साधणार आहेत. सर्वप्रथम भाविन भाई, आपलं स्वागत आहे. तुमचं मनापासून मी स्वागत करतो भाविन भाई या पॉडकास्टमध्ये. थेट तुम्हाला या पॉडकास्टच्या माध्यमातून पहिला प्रश्न मी असा करेन की आपण ह्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून जे शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहे, आजची एकंदर जर परिस्थिती आपण पाहिली तर सगळीकडे दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या परिस्थितीमध्ये शेतकरी थोडासा हवालदिल आहे. अशा वेळी आपण नेमकं शेतकऱ्यांना पहिलं काय मार्गदर्शन करणार किंवा सल्ला देणार? बिल्कुल. फर्स्टली नरेश जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन. और सभी शेतकरी भाइयों को मेरा नमस्ते. जो आपने बोला कि अभी ये जो पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस के दुष्परिणाम हमें अपने फील्ड्स में, अपने खेती में हमें देखने मिल रहे हैं. तो इसमें हमको ये समझना है कि सालों से खेती होती चली आ रही है. किधर ना किधर क्लाइमेट के चेंजेस हमें इफेक्ट कर ही रहे हैं. इसके पहले जब इरिगेशन नहीं था तभी भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे और इसमें हमको घबराना नहीं है, पर हमें उसके मार्ग या उपाय हमें निकालने पड़ेंगे. सो जब भी क्या होता है कि ये एक्सेस हीट वाला जो सिचुएशन है, तभी जब भी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी कम होती है, जब जैसे हमें मालूम है 35 के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है, वैसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है प्लांट की. तो उधर हमें स्ट्रेस मैनेज करना, सॉइल का ड्राइनेस मैनेज करना, सॉइल में मॉइस्चर रिटेन हो वैसी टेक्निक्स यूज करना. और जो होता है उतना, ये टाइम पे अपने को EC का शॉक प्लांट को लगने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो भी घटक हम यूज कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स आज यूज कर रहे हैं, वो किधर ना किधर सॉल्ट बेस से बने हुए हैं. बराबर है. जैसे पोटेश का सॉल्ट हो गया, फॉस्फोरस के सॉल्ट हो गया. तो ये यूज करने से क्या होता है, इंटेंस हीट में इवोपरेशन रेट उनका भी होता है और वो भी डेंस हो जाते हैं, मतलब उसका तीव्रता बढ़ जाती है. तो जैसे ही आप पानी देते हैं, इरिगेशन देते हैं, एक है उसका लीच आउट होना और दूसरा उसका EC का शॉक, क्योंकि इतना डेंस फॉर्म में सॉल्ट्स रिलीज भी आते हैं रूट जोन के पास. और हमें ये जो क्लोराइड्स है वो रिएक्ट करते हैं हीट के साथ, और जो भी घटक अपने सॉइल में अवेलेबल है नेचुरली या अपने जो भी खाद डाले हैं वो कंपाउंड हो जाते हैं बहुत बार और अवेलेबिलिटी उनका रिड्यूस हो जाता है. ये जो पुराना जमाना था अपना, जो पहले की खेती थी,
बराबर है। उधर हम लोग बहुत से अलग अलग टाइप के पेंट यूज करते थे पहले ही। डीजल में हम लोग पेंट भर के रखते थे, ये अपना प्रोसीजर था। क्योंकि जब भी रिलायबिलिटी सिंथेटिक फर्टिलाइजर पे नहीं थे तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता था, और हमें ऑयल एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते आए सालों से। ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये अपने शेतकरियों का सालों से सालों चलते आया है टेक्निक से बराबर है, एग्रीकल्चर। सो हमें जब भी कोई सॉल्यूशन लाना था खेती के लिए, तो जैसे श्री एग्री ऑर्गेनिक्स को ऑर्गेनिक में इतना बिलीफ है और आपने पूरा प्रैक्टिस और इतना मेहनत करके आप ऑर्गेनिक फॉर्म में हर एक सॉल्यूशन देते हैं, वैसे ही हमारे भी कंपनी का संकल्प यही है कि हमें इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज देनी है जो क्योंकि नेचर को हमेशा से, नेचर की चीज जो नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, वो ज्यादा जब भी हम खेती करते हैं या कोई भी चीज नेचर के साथ रह के करते हैं तो उसको ज्यादा जल्दी रिसीव करता है। और उसका कभी भी, जैसे कि हम लोग का एक टेक्नोलॉजी ईपीएन टेक्नोलॉजी भी है नेमा शक्ति नाम से, तो हम लोग ने क्या देखा है हर बार कि उसका कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आता है और एक्सेप्टेंस भी इजी रहती है। ये टाइम पे हीट में जैसे ही हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर देंगे तो उसका स्ट्रेस आएगा, ईसी का शॉक बैठेगा, फिर हेवी रेट ऑफ इवापोरेशन रहता है। जैसे कि आप जैसे ही पानी डालेंगे वैसे नाइट्रोजन हाई स्पीड में रिलीज होगा। प्लांट के पास स्टोरेज है, उससे ज्यादा शायद वो वॉलेटिलिटी, नाइट्रोजन का वॉलेटिलिटी या एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ को कवर करने के लिए यूज हो जाएगा, जबकि उसको ये हीट स्ट्रेस सर्वाइव करने के लिए खुद में उतना स्टोरेज चाहिए होगा। सो ये सब हम रोके कैसे, बराबर है। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे। सबसे बड़ी दिक्कत कहे या समस्या कहे, सिचुएशन तो अभी यही है कि बिल्कुल ड्रॉट सिचुएशन है, सूखा पड़ा है, बारिश लगभग महीना हो चुका है कि अब तक नहीं पड़ी है। और ऐसी सिचुएशन में, प्रतिकूल स्थिति में किसान भाइयों के लिए हम लोग बेटर सजेशन क्या दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बोला, अपने को नेचुरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के और थोड़ा सा मुड़ना होगा, बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल टाइम में सिंथेटिक चीज स्ट्रेस क्रिएट करेगी। जैसे हम होटल का खाना खाए और घर का खाना खाते हैं तो जो डिफरेंस क्या होता है डाइजेशन में, अगर लाइट खाना खाएंगे डाइजेशन इजी होगा, अगर उसमें ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, बराबर है, तो डाइजेशन या चयापचय क्रिया के लिए अपने पास अपने को एनर्जी खुद का स्टोरेज लगेगा, जिसमें हमको नींद या सुस्ती आती है। सिमिलरली ये टाइम पे आप कोई भी कंपोस्ट खाद यूज करो, आप पेड़ के आसपास मल्चिंग करो, आपको हर एक बूंद पानी का है उसमें से आपको आउटपुट लेना है, बराबर है। तो आप, मैं बोल रहा हूँ, पेंट या ऑयल फॉर्म में प्रोडक्ट्स यूज करो, जिससे स्ट्रेस भी मैनेज होगा। और इसमें हमारे किसान भाइयों ने जो मुझे फीडबैक मिला है उसमें बहुत अच्छे से एडिसोल का यूज किया है। एडिसोल एक ऑयल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिधर हम जो भी न्यूट्रिशन देना है हमको प्लांट को, वो सॉल्ट फॉर्म को छोड़ के ऑयल फॉर्म में देते हैं, बराबर है। इसको आप एक एक्टिवेटर के जैसा देख सकते हैं। एक्चुअली इसे डिजाइन किया था रेडी फूड टेक्नोलॉजी के जैसे, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो भी फल, फ्रूट, धान जो भी हार्वेस्टिंग के बाद पैदा होते हैं, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको यूज किया हुआ है। तो इसमें हमें न्यूट्रिशन देना था वो फल को या वो सीरियल को जब उसका हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद में। तो इसको डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि वो फूड रेडी जाए, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी लैकिंग भी हो तो उतना कैलोरीज, एक तेल में नेचुरली कैलोरीज रहती है, वो अंदर कैसे जाए उसके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को हमने बनाया था। और ये कंडीशन में, ये क्लाइमेटिक कंडीशन में वो एक खुद में एक एम्फिलिफिक लिक्विड करके बोलते हैं। एम्फिलिफिक लिक्विड वो लिक्विड होती है जो ऑयल में और पानी में दोनों में विरगड़ता है। मतलब इसको कोई भी तेल के साथ डालो तो डिजोल्व हो जाएगा, और कोई भी आप पानी के साथ भी डालोगे तो वो भी, ये ऑयल भी डिजोल्व हो जाएगा। ओके, ये टेक्नोलॉजी का साइंस ऐसा है कि जब भी ये साइंस हम लोग सॉइल, जब भी ये प्रोडक्ट एम्फिलिफिक लिक्विड कोई भी टाइप का, हमारा प्रोडक्ट है एडिसोल, तो अगर आप सॉइल में देते हैं तो सॉइल में एक पतला लेयर पानी का बना के रखता है और मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, वाफ्सा कंडीशन अपने सॉइल में एक लंबे काल तक रहता है। वाफ्सा अगर लंबे टाइम तक रहेगा तो आपका डिपेंडेंसी ऑन इरिगेशन घटेगा,
प्लांट को स्ट्रेस नहीं लगेगा। जो मूली आपकी नहीं बढ़ रही, वो क्यों नहीं बढ़ रही है? इसको लेने के लिए पानी तो होना चाहिए ना साफ बाहर। मूली किधर जाएगी? जिधर पानी रहेगा वो डायरेक्शन में मूली ग्रो करेगी। अगर पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है तो मूली का ग्रोथ क्यों होगा? बराबर है। सो ये कभी होगा जब आपका सॉइल मॉइस्चर रिटेन करना चाहता है। मॉइस्चर रिटेन करने वाला सॉइल कैसा होना चाहिए? एक स्पंज जैसा हो, स्पंज जैसा, स्पॉन्जी। हाँ, तो स्पॉन्ज क्या करता है? पानी पकड़ता भी है और एक्सेस पानी रहेगा तो क्या करेगा? उसको छोड़ता भी है, बराबर ना, ड्रेन भी करता है। तो रिक्वायर्ड मॉइस्चर रहे और ये ना रहे, उसके बीच में ये प्रोडक्ट इंटरैक्ट करता है। बराबर है। वो कैसे करता है? अभी जो प्रॉब्लम्स अपने को आ रहे हैं वो मोस्टली क्लोराइड बॉन्ड स्ट्रेस के कारण आ रहे हैं। अपने पानी में TDS का मात्रा बढ़ रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है। पर उससे भी ज्यादा हम लोग जो भी अभी उपाय दे रहे हैं या जो भी हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं वो सब सॉल्ट फॉर्म में, अपने पास ऑप्शंस नहीं है। बराबर है। और ये क्लोराइड जैसे ही रिमूव होंगे आपके सॉइल में से, इसको टॉक्सिन्स के जैसा देखो, सॉइल के जहर, विष के जैसा देखो। जैसे अपने बॉडी में टॉक्सिन्स रहेगी तो बीमारियां आ सकती है, वैसे ही सॉइल में जब तक ये क्लोराइड्स का स्ट्रेस है तब तक आपको कोई ना कोई कारणवश वो प्रोटीन का सिंथेसिस स्लो होता है और आपको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो कम मिलता है। तो जैसे कि आपने बोला, ये टाइम पे अपने को क्या करना है? अपने प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बराबर है, उसका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, बराबर है, उसका रूट जोन चलाने के लिए, बराबर है, उसका EC का शॉक कम करने के लिए, पानी पकड़ के रखने के लिए और वाफ्सा कंडीशन में प्लॉट को ज्यादा टाइम के रखने के लिए कोई भी एम्फिलिफिक लिक्विड जैसे एडिसॉल काम करता है, वैसे आपको आपके खेत में डालना है और उससे आपको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। सर, अब ये सिच्युएशन जो आहे शेतकरी मित्रांनो खूप महत्त्वाचा मुद्दा सरांनी आपल्याला स्पष्ट केलेला आहे की सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे, प्रतिकूल वातावरण आहे, पावसाळा पुढे सरकलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये सॉइल जी आहे ती ड्राय झालेली आहे, तर त्याच्या प्रभावामुळे झाडांवरती जो ट्रेस येत आहे तर त्या ट्रेसमधून झाडं अजूनही बाहेर पडलेली नाही। हळूहळू वातावरणात बदल जो होतोय, गारवा येतोय, मात्र तो पुरेसा नाहीये। काही ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे, काही ठिकाणी पाणी आहे मात्र झाडं इतकी ट्रेसमध्ये गेलेली आहे की न्यूट्रिशन अन्नद्रव्य देऊन सुद्धा, बरेच अंशी स्प्रे होऊन सुद्धा ती त्या तुलनेने अजून बाहेर निघालेली नाही। सब अभी की जो सिचुएशन है यहाँ की हम अगर बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स ढेर सारे, जैसे टमाटर है, बाकी वेजिटेबल्स भी बन रहे हैं। तो अब अभी तो प्लांटेशन मतलब अप्रैल मई में जो प्लांटेशन हुए थे टमाटर के, तो लगभग ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे प्लांटेशन शुरू से ही ट्रेस में चले गए। जैसे लागत कर दिया, प्लांटेशन हो गया, उसके बाद तुरंत ट्रेस में चले गए हैं। तो क्या हम शुरू से ही जैसे प्लांटेशन होता है, जैसा एडिसॉल है, किस ढंग से या कौन से स्टेज पे इसको अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, और कहाँ तक उसको लेके जाना चाहिए? दोनों की ही बात करूंगा मैं। पहले ऑर्चर्ड से चालू करते हैं और फिर मेन मुद्दे पे आते हैं जो वेजिटेबल क्रॉप्स का आपने बात किया। क्या है, बगीचे, क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी रहेगी, अपने को मेंटेन रखना होता है। बराबर है। उसका अगर स्टोरेज मेंटेन नहीं हुआ या बगीचा हेल्दी नहीं रहा तो अगले साल भी फ्रूटिंग में अपने को दिक्कत आ सकती है। तो पानी कितना भी हो, बहुत सारी जगह पे क्या है कि कुछ कंसल्टेंट्स ने ऐसा, चांदवड साइड में 2 साल पहले बारिश बहुत कम था, खाली टैंकर पे वो द्राक्ष का बगीचा था जो उनको चलाना था, क्योंकि वो सीजन खराब था, बारिश नहीं था, तो उनको उसको खींचना था। तो वो कंडीशन में उन्होंने एडिसॉल खाली इसलिए डाला था क्योंकि न्यूट्रिशनली या बाकी सब चीज ठीक है, पर मेन है कि उसका बगीचा सर्वाइव हो जाए, वो हीट स्ट्रेस थोड़ा मेंटेन हो, सर्वाइव जी। क्योंकि टैंकर से पानी देते थे तो आप समझ सकते हैं कि पोजीशन कितना खराब था, तो उनको बगीचा या माल लेने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। उन्होंने प्रैक्टिसेस भी बेयर मिनिमम की थी वो टाइम पे। पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो एक रेफरेंस है अपने पास, जिसमें उन्होंने कुछ ना करते हुए भी उनको ये अपना 6 क्विंटल के आसपास उसका माल तभी निकला था। बराबर है। तो सिमिलरली ये सिचुएशन में, ये टाइम पे जब भी स्ट्रेस में है, तभी अपने को बगीचे का हेल्थ देखने के लिए अपने को कोई भी मॉइस्चर रिटेनिंग
प्रोसेस लेना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट आप एक बार ट्राई करो कैसे जाता है, एडिसोल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। हमें तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फीडबैक मिले उसके। और वेजिटेबल पे आपका बात था, सॉरी मैंने कट किया था तभी। वेजिटेबल्स पे ऐसा है कि आपको ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे सबसे पहले तो ट्रांसप्लांटिंग शॉट हम लोग जो ड्रिंचिंग करवाते हैं हाँ जी, शुरू में, जैसे ही आप पौधे लेके आए ओके, बराबर है, उसके ऊपर आप 1.25 ml पर लीटर का एक सामान्य स्प्रे ले लो, ओके, बराबर है। वो उतने ही पेड़ पे अच्छा, जो आपका स्प्रे लेने के बाद उसका क्या असर, क्या फायदा क्या हो सकता है? आपको ग्रीनरी में इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा। ओके, पौधा स्ट्रेस में जो है वो कम जाएगा। दूसरा है ये ऑयल्स, इसका स्टडी भी है कि जब भी वेजिटेबल ऑयल्स का यूज हुआ है बहुत सारी जगह पे, भार्गव हुआ है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी विश्वास रखते हैं, उन्होंने ज्यादा ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया और उसका बहुत सारा डेटा है। तो उसमें क्या हुआ है, रूट का विथ, मतलब रूट है ना, डायमीटर में मोटा हो जाता है, ओके, लेंथ में नहीं, मोटाई बढ़ जाता है उसका। रूट का मोटा होना मतलब इन्वर्टर बैटरी लग जाना, बराबर है, एक दिन में नहीं होगा। पर क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के अलावा भी फूड मिला है, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है जिसमें वो खुद का वृद्धि विकास के लिए उसको एक्सटेंड या यूज कर पाएगा आगे जाकर। तो सबसे पहला ट्रांसप्लांटिंग स्ट्रेस बहुत कम कॉस्ट में, हार्डली आपको कुछ पानी लग रहा है उसमें, तो मेरे ख्याल से आपको 5 लीटर 10 लीटर पानी में हो जाएगा। तो 10-15 ml प्रोडक्ट में आपको वो इनिशियल रिजल्ट 1.25 मिली से आप उसको स्प्रे कर दो उसके ऊपर, और आप एक देख लो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। चाहिए तो एक आध आप डिफरेंशियल रिजल्ट के लिए एक आध ट्रे साइड में रख दो, बराबर। ट्रांसप्लांटिंग के बाद 5 दिन तक जब तक पानी रहता है, बराबर है। देखो अभी एडिसोल को सॉइल में देते टाइम एक चीज अपने को याद रखना है, या कोई भी एम्फिलिफिक लिक्विड हो, वाफ्सा कंडीशन के अंदर ही अपने एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो जब भी पानी ज्यादा एक्सेस वाटर रहेगा तभी एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रेजेंस भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आप जब भी एडिसोल का उपयोग सॉइल में करो तभी वाफ्सा कंडीशन आपको इंश्योर करना है। आइडियल वाफ्सा कंडीशन होनी, आइडियल वाफ्सा कंडीशन जिसमें हम लोग अगर मुट्ठी बंद करेंगे तो लड्डू बनेगा और खोलेंगे तो टूटेगा। वो कंडीशन में अपने को एडिसोल डालना है। वो इंश्योर करेगा कि जो भी खाना खिला रहे हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया को जाए और एनारोबिक बैक्टीरिया को ना जाए। और ये जैसे ही आप डालेंगे तो आपका ट्रांसप्लांटिंग के बाद 5 दिन आपका पानी चालू रहता है। पानी बंद होने के टाइम या वाफ्सा देख के फिर आप उसको, आपको एडिसोल सॉइल में अगर देना है तो दे सकते। उसका एप्लीकेशन डोसेस क्या है रहना चाहिए? जी, तो इनिशियली सॉइल कंडीशनिंग के लिए हम लोग को जो रेफरेंसेस मिले हैं वो हिसाब से 1 लीटर पर एकड़ का मिनिमम डोज सॉइल में जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिक खाद जैसा काम कर रहा है ना, बहुत किसान भाइयों ने उसको बेसल डोज के खाद के साथ मिक्स करके यूज किया। अभी उसमें क्या हो रहा है कि उसका यूरिया भी 45 दिन तक रिजल्ट दे रहा है। जैसे नीम कोटेड यूरिया आ रहा है वैसे ऑयल को उसके ऑयल फॉर्म में ही, एडिसोल को उसके ऑयल फॉर्म में ही आपको फर्टिलाइजर पे कोट कर देना है और आपके बेसल डोज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डालना है, बराबर है। वो डालने से क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट का लीच आउट कम होगा, बराबर है। उसका मिसिबिलिटी या पानी में मिक्स होना वो भी बढ़ जाएगा, बराबर है। और क्या होता है कि सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अर्ली जब भी ट्रांसप्लांटिंग स्ट्रेस, अब जो बात हम लोग ने की, तभी वो स्ट्रेस क्यों आ रहा है सर, क्योंकि जो भी आप पानी दे रहे हैं उसके साथ आपका बेसल डोज रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन हाई क्वांटिटी में तभी रिलीज हो रहा है। ओके, वो नाइट्रोजन जो हाई क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है उससे, वो वॉलेटाइल नाइट्रोजन से उतना रूट जोन पौधे का छोटा है, आपका पैसा खर्चा हुआ खाद आपका इवोपरेट हो रहा है या पानी में लीच आउट हो रहा है, बराबर है। और वो रूट को इतना एक्सेस नाइट्रोजन मिल रहा है कि एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ में भी वो रिजल्ट करता है। तो हम लोग ने पूरे साल का मैनेजमेंट करके खाद डालते हैं बेसल डोज का, पर नाइट्रोजन उसमें से इंस्टेंटली लीच आउट हो जाता है अर्ली, जो किसान भाइयों के कोई काम नहीं आता है। उल्टा उससे बीमारियां, इंसेक्ट अटैक और बाकी सब डिजीजेस भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रेन्युअल फॉर्म में जो भी बेसल्स है अपने,
तो ग्रेन्यूल फॉर्म की जो बेसिस है उसमें हम एडिसॉल को मिला सकते हैं बिल्कुल और पूरी तरह से उसे घोल मिल के फिर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते तो हैं। उससे जो एक्सेस नाइट्रोजन आपका बाहर जा रहा था तो वो कंट्रोल हो जाएगा और वो नाइट्रोजन जो धीरे धीरे पौधे को मिल जाएगा, ये आपका कहना है? यस परफेक्टली। और नाइट्रोजन ही नहीं, सभी जो भी अपना प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जो लॉक हो रहे हैं, जो अवेलेबल नहीं हो रहे, बराबर है, जो समझो कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो क्लोराइड के स्ट्रेस में कैल्शियम फॉस्फेट बन गया है, तो उसको जब तक पानी नहीं लगेगा, सब जगह से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, तब तक वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं आएगा। सो ये सब ना हो उसके लिए कोई भी ऑयल यूज होगा, बराबर है। एडिसॉल का बेनिफिट आपको क्या रहेगा, वो एम्फिलिफिक है, मतलब वाटर सॉल्यूबल है, तो ऑयल जब तक सड़ेगा नहीं ना तब तक आपको न्यूट्रिशन के जैसा यूज नहीं होता है। और एडिसॉल का टेक्नोलॉजी पार्शियली फर्मेंटेड ऑयल का है, वो इंस्टेंटली जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव होना चालू हो जाता है और न्यूट्रिशन इसलिए इंस्टेंटली प्लांट्स को मिलता है। सर, इसकी कंपेटेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे, किससे ये उत्पाद सुसंगत है, किसमें डालना चाहिए, किसके साथ ले सकते हैं या तो उसको अवॉइड कर सकते हैं? एडिसॉल को आप एक राइस प्लेट के जैसा सोचो, बराबर है। हम लोग एक रेडी फूड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपने खेत में, जो है सीवीड, बराबर है। पर सीवीड इज पैक्ड विथ हॉर्मोन्स, बराबर है। वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कुछ ना कुछ काम से प्लांट से काम कराएगा। अपने को ये सिचुएशन में ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसको न्यूट्रिशन दे और प्लांट से काम नहीं कराए, खाली उसको मेंटेन करे, उसका स्टोरेज बढ़ाए, और जब भी उसका मतलब जैसे फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, जब भी उसका स्टेज है, अभी रूट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो वो स्टेज में वो काम करे। जैसे कि आपने खाना खाया तो वो यूज कब होगा, जब आप डिसाइड करेंगे तभी उसको यूज करना है। और कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप जब भी सॉइल में डालते हैं तो उससे अपटेक होता है रूट ड्रिवन। ओके, तो रूट के मेम्ब्रेन्स, रूट के आजू बाजू में मेम्ब्रेन्स रहते हैं जो ये ऑर्गेनिक मैटर से इंटरैक्ट करते हैं कि मुझे ये टाइम पे नाइट्रोजन चाहिए, ये टाइम पे फास्फोरस चाहिए, ये टाइम पे पोटैश चाहिए। जैसे जंगल में खेती होता है तो कोई न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम देने नहीं जाता है, जो टाइम होता है वो हिसाब से रूट उसका इंटरैक्ट करके जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रहता है वो ले लेता है, बराबर है। तो सिमिलरली जब भी ऑर्गेनिक खाद या एडिसॉल जैसा कोई लिक्विड आप डालेंगे, बराबर है, तो वो क्या करेगा, रूट से इंटरैक्ट करके न्यूट्रिशन, रूट ड्रिवन अपटेक, मतलब रात को अगर आपने पानी नहीं छोड़ा है और प्लांट को वो टाइम पे न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है तो प्लांट वो टाइम पे न्यूट्रिशन देगा। तो पानी देने के साथ जो हम देख रहे हैं ना कि रूट वो डायरेक्शन में जाता है जो डायरेक्शन में पानी है, या पानी चढ़ाया तो पौधे का वृद्धि विकास होता है, तो ये नहीं देखेंगे आप। जैसे ही ऑर्गेनिक खाद पे डिपेंडेंसी ज्यादा करेंगे आपका, या एडिसॉल यूज करेंगे, तो या दोनों यूज करेंगे, ऑर्गेनिक खाद और एडिसॉल दोनों साथ में, तो आप क्या देखेंगे कि आपका अपटेक रूट ड्रिवन हो गया, प्लॉट ऑटोमेटिक चल रहा है और स्ट्रेस को खुद से मैनेज करेगा। और यही रीजन से जब भी रूट ड्रिवन अपटेक होता है ना, तो आप सभी भाइयों ने आपके एक्सपीरियंसेस में देखा होगा, सर आपने भी देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनिक खाद ज्यादा डालता है ना उसके खेत में, उसके खेत में प्रोड्यूस, टमाटर हो, ग्रेप्स हो, या कोई भी उत्पादन हो, उसका टेस्ट आता है। वो टेस्ट क्यों आ रहा है साहब, वो टेस्ट आ रहा है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से, बराबर। और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आ रहा है क्योंकि रूट ड्रिवन अपटेक है, वाटर ड्रिवन नहीं है। जो भी हार्मोन्स का काम ज्यादा करते हैं, या जो भी वाटर, मतलब जो सॉइल में कैपेसिटी कम है ऑर्गेनिक मैटर का, और ऑर्गेनिक मैटर कम दे रहे, उसमें टेस्ट या पल्प फॉर्मेशन कम आ जाता है। ओके, तो हम लोग ये मान के चले कि जैसे सॉइल फर्टिलाइजर्स में, लिक्विड फर्टिलाइजर्स में, जैसे हम ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस सबटिलस, इसके साथ एक कंपेटिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल, दोनों को मिला सकते, काम कर सकते हैं, या तो एनपीके कंसोर्शिया के साथ हम लोग इसको दे सकते हैं, बिल्कुल, या तो ग्रेन्यूल फॉर्म में हम जैसे बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं बेसल डोज के लिए, तो उसके ऊपर डाल के उसको कोटिंग करके अगर करते हैं तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन तुरंत रिलीज ना होते हुए उसको धीरे धीरे स्लो रिलीज में वो काम करें, इससे भी काम चल जाएगा। परफेक्ट है। फंजीसाइड्स के साथ भी इसका यूज किया हुआ है, ओके, पेस्टिसाइड्स के साथ भी किया हुआ है, तो स्प्रे में भी सर चलता है, ये स्प्रे में चलता है, बिल्कुल। मैंने बोला 1.25 ml पर लीटर वो पानी में विरघड़ जाता है, फंगीसाइड के साथ उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है,
पर वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है। Okay. और डाइल्यूट होने के बाद आप उसमें क्या हो रहा है कि ब्रिक्स का जो साइंस है 1 to 6 ब्रिक्स में कोई भी पेस्टिसाइड दो, अपना अगर पौधा 1 से 6 ब्रिक्स के अंदर है तो कोई भी पेस्टिसाइड्स का असर नहीं मिलता या फंजीसाइड का असर नहीं मिलता है। तो जब भी ये क्लाइमेटिक स्ट्रेस है, नया पत्ता आ रहा है अपना, और कीड़ा भी वही खाता है जो पत्ता नया होता है, तो उसका ब्रिक्स हम लोग जैसे ही बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, वैसे अपने को उधर से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का रिजल्ट बढ़ जाएगा। आपने बहुत अच्छे से माइक्रोब्स को पॉइंट आउट किया। माइक्रोब्स को मीडिया चाहिए एक्सपांड करने के लिए। जैसे ट्राइकोडर्मा को पोटैटो का सैप चाहिए, स्टार्च चाहिए, सूडोमोनास को ब्लड पे मल्टीप्लाई होता है। वैसे हर एक चीज को हर एक मीडिया चाहिए काम करने के लिए। सो ऑयल वर्क्स एज अ मीडिया, तो माइक्रोब को मल्टीप्लाई करने के लिए और खुद में CFU काउंट बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपने ये बताया कि इसको ट्राइकोसुडोबैसिलस या इसके साथ जब भी देंगे तो उनका रिजल्ट बढ़ जाएगा, तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ एफिशिएंसी, और आपको रिजल्ट सर अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड में ये एक अपने को खर्चा बढ़ाना नहीं है किसी का भी, अपने को एफिशिएंसी बढ़ाना है। मतलब अपने को वो खाद कम लगना चाहिए। ये हुआ अपना रिजल्ट, एडिसोल का रिजल्ट, या वो माइक्रोब से जो भी हम काम करना चाहते हैं वो उसको करना चाहिए। जब भी एफिशिएंसी बढ़ेगा तभी इनपुट कॉस्ट घटेगा। शेतकरी मित्रांनो, खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहिली तर दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पाणी नाहीये, परंतु या ट्रेस मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला ड्राय झालेल्या सॉईलमध्ये मॉइश्चर फॅक्टर मेंटेन ठेवण्यासाठी याचं गणित काय आहे, हे यशाचं गमक जर आपल्याला ओळखायचं असेल तो थोड़ा आपल्याला याच्याकडे साइंटिफिक वेण पाहावं लागेल. सर, मैं आपको दूसरे उत्पाद के बारे में जानना चाहूँगा कि नीमा शक्ति के बारे में. जैसे थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि EPN टेक्नोलॉजी है, तो मार्केट में तो EPN बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेके आए. ये एंथोजन पैथोजेनिक नीमाटोड नाम से जो आपने लाया है, और मैंने सुना ये ICAR टेक्नोलॉजी जो है रिकमेंडेड भी किया है ICAR ने. तो औरों के मुकाबले ये कैसे परफॉर्म करता है, ये एक बात. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब जबकि चलो अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बारिश ही नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद ऊपर वाले की कृपा मेहरबानी हो गई तो बारिश आ भी सकती है, और ज्यादा बारिश भी आ सकती है, तो व्हाइट ग्रेप की भी समस्या आ सकती है उसमें. बिल्कुल. और चाहे पानी कम हो या ज्यादा हो, नीमाटोड्स को तो आना ही आना है. सही. तो इंसेक्ट भी आएंगे, पेस्ट भी आएंगे. तो क्या एक कंप्लीट पैकेज हम नीमा शक्ति को बोल सकते हैं, या क्या टेक्नोलॉजी वर्क करेगी? जब हम आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो जब हम काम कर रहे थे, जो रिसर्च का काम होता है, तो हम लोग ने EPN पे हम लोग ने क्यों आइडेंटिफाई किया, हम लोग का भी ऑर्गेनिक पे आपके जैसे इंक्लिनेशन है कि अगर हम लोग नेचर के साथ रहेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी से और ज्यादा लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स दे पाएंगे, एंड दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन. अगर अपने को कॉस्ट कम करना है फार्मर का, तो एक पेस्टिसाइड हटा के दूसरा माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं देना है, बराबर है. सो उधर हम लोग ने आइडेंटिफाई किया EPN, क्योंकि EPN खुद में 230 अलग अलग स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को अकेले मार सकता है. वो वेल डॉक्यूमेंटेड है. दूसरा इसका फायदा ये है कि ये ऐसा सोचो कि अभी AI का जमाना है, बराबर है, तो ये ऐसा सोचो कि पेस्टिसाइड का AI है, मतलब खुद डिटेक्ट करेगा कीड़ा किधर है. आप इधर इसको किधर भी डालो, इसको खुद को मूवमेंट है. बराबर, गांडुल जैसा दिखता है. मैं थोड़े स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज आप उसको ये वीडियो में अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो करिएगा. तो ये गांडुल जैसा है, इसको मूवमेंट है, और ये उसके मलमूत्र की गंध परख कर वो कितने भी अंदर हो, शूट के अंदर, बराबर है, वो उसका पाटला करके उसको मारता है. ग्रेप्स में हम लोग मिलीबग के लिए यूज कर रहे हैं, अभी लोग यूज कर रहे हैं. ये अपना हुमनी के लिए हम लोग विघ्नर सरकारी साखर कारखाना के साथ भी उन्होंने भी अच्छे से उसका प्रयोग किया. गन्ने में ज्यादातर समस्या, गन्ने में जी हुमनी के लिए ये रिकमेंडेड है. पर ये इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है सर कि हर एक किसान को कोई भी टाइप का EPN, जिसका भी एफिशिएंसी अच्छा हो, जिसका भी ताकत अच्छा हो, जिसका भी क्वालिटी अच्छा हो, वो यूज आपको क्यों करना है, क्यों आपको टमाटर में डालना है, क्यों आपको दाड़िम में डालना है,
क्यों आपको ग्रेप्स में डालना है? क्योंकि ये एक ही टेक्नोलॉजी अपने पास ऐसा है आज की तारीख में, आज की खेती में, जो कीड़े को प्यूपेशन स्टेज मतलब कोश अवस्था में मारता है। ओके। अभी हम लोग सालों से टिलरिंग इसलिए कर रहे हैं या मिट्टी का पलटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पक्षी आए और वो पोसेटा खा जाए और इंसेक्ट कंट्रोल नेचुरल वे में अपने को मिल जाए, इसलिए हम लोग सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी जब ईपीएन के बारे में मेरे को सबसे अच्छा इफेक्टिव चीज ऐसा लग रहा है, आप सब अगर अपने मोबाइल में बेनिफिशियल नेमेटोड्स, ईपीएन एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स को बेनिफिशियल नेमेटोड भी साइंटिफिकली कहा जाता है। बेनिफिशियल नेमेटोड को गूगल करेंगे तो गूगल आपको बोलेगा इट इज नॉट इफेक्टिव बट लीथल, मतलब घातक है अगेंस्ट द प्यूपेशन एंड लार्वल स्टेजेस ऑफ ऑल पेस्ट, एक दो नहीं, हर एक पेस्ट के। तो जो भी लाइफ साइकिल आपके पास, जो भी कीड़े का आपके सॉइल के अंदर है, उसको सोचो कि प्यूपेशन के टाइम ही मार दे और डैमेज होने से पहले कंट्रोल कर ले तो कैसा होगा। ये हम लोग ने व्हाइट फ्लाई के केसेस में देखा है, बहुत सारे चीज जो कोश अवस्था प्यूपेशन में जो सॉइल के अंदर रहती है उसको भी ये बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज ऑल इन वन, मतलब एक आईपीएम के जैसे आप ईपीएन को देख सकते हैं, इसके लिमिटेशंस भी है और हम लोग नेमा शक्ति में क्या स्पेशल करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अगर टाइम है तो अपने मित्रों से बात करना चाहूंगा। शेतकरी मित्रांनो, खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट जो आपने बात किया आयपीएम की, तो 200हून अधिक जास्त किडींना प्रादुर्भाव रस शोषक किडींवर नेमा शक्ती काम करते सरांचं म्हणणं आहे। विशेषतः हा पॉडकास्ट पाहणाऱ्या जे काही आपले शेतकरी बांधव आहेत त्यांना मग त्या ठिकाणी आपण वांग्यावर शूट अँड फ्रूट बोररच्या संदर्भामध्ये त्या पाहू शकतो। त्यानंतर मिलीबगच्या संदर्भामध्ये असेल तर सीताफळ असेल, पेरू असेल, या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात मिलीबगचा प्रादुर्भाव आहे। मिलीबग स्वतः जात नाही, त्याला मुंग्या हा त्याचा मीडिएटर आहे। मुंग्यांवर चींटी के लिए भी सर लास्ट टाइम ये तो चींटी के लिए भी बहुत काफी असरदार नजर आया। तर ह्या सगळ्या याच्यासाठी सुद्धा तो खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतो आणि सध्याची परिस्थिती पाहता ते व्हाईट ग्रब ज्याला आपण म्हणतो उन्नी, याच्यावर देखील खाली उन्नी असेल, सुरळी असेल, त्याच्यानंतर तुमच्या कटवर्म ज्याला आपण म्हणतो ते देखील त्यामध्ये आहे। खूप चांगल्या पद्धतीने ईपीएन काम करताय आणि ऑल इन वन कंप्लीट पैकेज हम बोल सकते हैं, तो इसके लिए काम करता है। सर मेरा एक और इससे रिलेटेड एक सवाल है, जो अपनी थोड़ी देर पहले एडिसोल की बात की, ईपीएन की बात कही, मैं ये कहना चाहूँगा या सीधा सवाल आपसे रहेगा कि ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइजन फ्री फार्मिंग के लिए ही बनाए गए हैं। सर ये खाली पॉइजन फ्री फार्मिंग के लिए नहीं बने हैं, ये इसलिए बने हैं ताकि पॉइजन फ्री फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन, उसका क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका मैंने प्रोडक्शन मतलब यील्ड हो गया, बराबर है, ये सब हम केमिकल से ज्यादा लेंगे और उसके साथ साथ केमिकल वाली खेती से ज्यादा लेंगे और उसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट भी आपका किधर ना किधर कम करे। ये सबको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बने हुए। अगर इसको खेती में आप एक एकड़, एक गुंठे में पहले इसका अभ्यास करिए, बराबर है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी उसको टाइम लीजिए आप एडॉप्ट करने के लिए, बराबर है, और वो उसका रिजल्ट्स देखने के बाद आप आगे बढ़िए। मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि अगर हम नेचर से खेती कराते हैं या हम लोग सॉइल में क्यों हम लोग ने अपने पौधे लगाए, मिट्टी में क्यों लगा रहे हैं, हम पानी में भी लगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो ही रहा है, पर मिट्टी का न्यूट्रिशन लेने से अपना इनपुट कॉस्ट मैनेज होगा, बराबर है। ये प्रेडेटर्स ईपीएन जैसे वो सॉइल में ही रहते हैं, तो सॉइल के साथ जिसको रहना आता है, कोई भी पेस्टिसाइड को मूवमेंट है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ईपीएन जो काम कर सकता है वो कोई पेस्टिसाइड नहीं कर सकता है। पेस्टिसाइड का रेजिस्टेंस आ सकता है, ईपीएन का रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बराबर। आपको कभी भी नीम का, टर्मरिक का, ट्राइकोडर्मा का रेजिस्टेंस आया है क्या? कभी भी नहीं आया और नहीं आएगा। सो जैसे ही हम नेचर के साथ इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स आज आपके पास विकल्प है कि आप उसके साथ अगर काम करेंगे, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पेस्टिसाइड का रिक्वायरमेंट ही आपका कम हो जाए तो आप क्यों डालेंगे, अगर रिक्वायरमेंट आता है तो आप डालिए,
पर अगर उसको पहले तो कम करेंगे तो जैसे नाइट्रोजन का वॉलेटिलिटी घटाना हो गया या ईपीएन से सब कीड़े को प्यूपेशन लार्वल स्टेज में मारना हो गया, फिर भी कीड़े आएंगे, उड़ के आएंगे, एगलिंग होगा और वो एक सिंपल स्प्रे से आपके कवर हो जाएंगे या फर्दर ईपीएन के स्प्रे से कवर हो जाएंगे। ईपीएन से कीड़े को मार रहे मिट्टी में, लेकिन गांडुल जो है उनको ये बचा पाते हैं? इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया और मेरे से छूट गया था कवर करना कि जो भी मित्र कीटक है, बराबर है, एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स, कोई भी मित्र कीटक को या हम एक्सीडेंटली खा गए, बराबर है, तो ये गाय का गोचिड़ भी मारता है, बराबर है, सभी टाइप के कीड़े को मारता है, पर वो आपके खेत में आपके पशु को, गांडुल को, मधमाशी को या कोई भी मित्र कीटक जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया या कोई भी बेनिफिशियल इंसेक्ट को मारता नहीं है। खाली एंटोमोपैथोजन मतलब इंसेक्ट्स को ही मारता है। स्पाइडर माइट्स रहती है वो इसको खाती है, पर ये उसको स्पाइडर माइट्स को, रेड माइट जो है एंटोमोपैथोजन या इंसेक्ट में आते हैं, ये उसको मार सकता है, पर जो येलो माइट्स रहती है ये उसको नहीं मार सकता है। तो जितने भी इंसेक्ट कैटेगरी में जो जो चीज आता है उसको सब लोगों को ईपीएन ये मार सकता है। शेतकरी मित्रांनो, खूप महत्वपूर्ण माहिती आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहेच की श्री ॲग्रो ऑर्गॅनिक गेल्या अनेक वर्षापासून ऑर्गॅनिक फार्मिंग, पॉयझन फ्री फार्मिंगवर आम्ही सातत्याने काम करतोय आणि आमचा उद्देश हा आहे की प्रत्येक भारतीयाच्या ताटात सतत सुरक्षित आणि विषमुक्त अन्न पोहोचवण्याचा संकल्प आम्ही केलेला आहे. आणि म्हणूनच हा पॉडकास्ट जो आहे एक अनोखं तंत्रज्ञानानं या ठिकाणी आम्हाला इंट्रोड्यूस करावं असं वाटलं आणि याच्यातनं तुम्हाला या पॉडकास्टच्या माध्यमातून नक्की तुम्हाला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. सर, आपके लिए एक आखिरी सवाल है. जाते जाते हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, भविष्य सब लोग को खाना लगने ही वाला है, बराबर है। आज क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब है, आपके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस है, पर कल पूरे विश्व का डिपेंडेंसी आप पे है और हमारा काम क्या है, आपका काम थोड़ा सा हो सकता है उतना इजी करना। नरेश जी खुद के हिसाब से और मैं मेरी कैपेसिटी में जो जो कर सकते हैं वो हम लोग ऑप्शंस या विकल्प आपको देने का डेफिनेट कोशिश करेंगे, पर अभी अपने को इनपुट कॉस्ट को मैनेज करके ये क्लाइमेटिक स्ट्रेस मैनेज करना है। थोड़ा सा अपने को अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो आपका डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे कम तो कर ही सकती है, बराबर है, तो उसका आप डेफिनेट यूज करो, आपका इनपुट कॉस्ट कम करो और आपका योगदान जो हमारी लाइफ में है, बराबर है, उसको प्लीज सस्टेन करो। हम लोग सबको ऐसा है कि अच्छा उत्पादन, खाने लायक उत्पादन, फार्मर के घर पे कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है, जो हमें खिला रहा है उसके घर पे कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम हमारी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मेहनत। धन्यवाद भावेन भाई. शेतकरी मित्रांनो, हे होते भावेनजी. खूप छान पद्धतीने या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. अशीच नवीन नवीन पॉडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत नवीन विषयाला हात घालणार आहोत. तुर्तास इथेच थांबतो. भावेन भाई, आपने जो हमें अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया उसके लिए भी आपका भी मैं श्री ॲग्रो ऑर्गेनिक की ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और आपने जो कीमती समय देकर हमारे किसान भाइयों के लिए इस पॉडकास्ट में जो हमसे संवाद किया है उसके लिए मैं फिर से एक बार आपका शुक्रगुजार हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. इट वाज एब्सोल्युटली माय प्लेजर. और श्री ऑर्गेनिक का जो संकल्प है उसके लिए कभी भी, और हम लोग खुद बहुत ओपन एंड से कभी भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.